नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सिचुएशन ऐसी हो गई है, हालात कुछ ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कहीं ये जो कुछ भारत करने जा रहा है, फुल फ्लैश कन्वेंशनल वार तो नहीं छिड़ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसका नतीजा क्या होगा। मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उसका तो कल ये कहना था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। उस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ता है, किसी भी तरह का युद्ध होता है तो उसमें कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन उतना नुकसान भारत को नहीं उठाना पड़ेगा, पर पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। और क्या ये जो इस समय सिचुएशंस हैं, इनमें पाकिस्तान अगर जरा सी भी समझदारी दिखाता तो क्या इनको इस स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इस समय है, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, बहुचर्चित लाल मस्जिद जिस पर जनरल मुशर्रफ के समय एक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद कितना खून खराबा वहां पर हुआ था, वहां देख लें तो जो सुर उठ रहे हैं चारों तरफ से, वो आसिम मुनीर के खिलाफ है। कोई भी भारत के साथ टकराव को वहां पसंद नहीं कर रहा है। और सबसे अहम बात, इन्होंने एक दिन पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया था भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए। सीटें खाली पड़ी थी साहब। इमरान खान की पार्टी पूरी तरीके से गायब, नदारद, और इनकी अपनी सरकार के भी कई मंत्री गायब, बहुत सारे सांसद गायब। एक बड़ा झटका है, एक बड़ा संदेश है। हम ये भी जानना चाहेंगे आज, ये जो टर्की अभी अपना युद्ध पोत भेज रहा है कराची, अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन करने का ऐलान किया है। चीन के राजदूत एक दिन पहले ही राष्ट्रपति जरदारी से मिले थे। ये तीनों अगर पाकिस्तान को चपेट लगने शुरू हो गए तो कितनी देर तक उसके साथ खड़े रहेंगे, कितनी देर तक उसका साथ देंगे। चूंकि मॉक ड्रिल होनी है 7 मई को, और 7 मई को ही पाकिस्तान की जो दक्षिणी सीमा है उस पर जो वायुसेना का युद्धाभ्यास है वो भी होना है। तो ये सब क्या संकेत और संदेश हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के भी और सामरिक मामलों के भी विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना साहब। तो अजय जी को जोड़कर के जरा इन सब सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओम जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। अजय जी, थोड़ा सा बताइए, अभी तक तो मामला सिंधु जल संधि को स्थगित करने का था, चेनाब का पानी रोकने का था, झेलम के बारे में भी सुन रहे थे कि उसका भी पानी रोका जाएगा। हालांकि चेनाब में थोड़ा आज से फिर से पानी खोल दिया गया है। पाकिस्तान यूएनएससी में भी गया था इस मामले को लेकर के, लेकिन वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। और जिस तरीके की तैयारी है भारत की और जिस तरह की गतिविधियां हम इस समय नई दिल्ली में देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दूसरी बार आज प्रधानमंत्री से मिले हैं। और जो मॉक ड्रिल हो रही है या दूसरी तमाम तैयारियां हो रही हैं, इससे तो अगर थोड़ी बहुत गलतफहमी थी किसी को, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस ऐसे ही धमका रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, मामला टल जाएगा, लगता तो नहीं कि ये मामला टालने के लिए इतना समय लिया जा रहा है और इतनी तैयारियां की जा रही हैं। जी ओमकार जी, ये तो बालाकोट करने के बाद, उरी करने के बाद एक टेम्पलेट जो हमारी सरकार ने सेट की थी, जो कि पहले वाली सभी सरकारों से अलग थी, तो एक कॉमन सेंस हमें बताती है कि उससे वो पीछे हट नहीं सकते। वो हो गया उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन।
लेकिन ये भी सच है कि इन्होंने बालाकोट और उरी की थी तो इनको हिम्मत है, पॉलिटिकल डिसीजन लेने की हिम्मत है, और उस हिम्मत में कोई कमी का कोई कारण हमें एक कोई समझ नहीं आता किस पे हम सोचेंगे कि हिम्मत टूट गई हो। अगर किसी को लगा कि सीटें कम होगी 2-4, तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता। देशभक्त सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, तो इन चीज़ों से ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें समझने वाली एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मोदी साहब ने बार-बार की है, बातों में जो सेमेंटिक्स में आता है, उसमें ये है कि वो कहते हैं कि मैंने जड़ काटनी है। तो जड़ जो है वो ये मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद ये जड़ें नहीं हैं, ये तो हमें दिखते हैं। आप उनको कह सकते हो कि हाँ, तने हैं बड़े से बरगद के, मोहरे हैं। इनकी कोई कहीं और है। तो अगर जड़ें आपने उनकी उखाड़नी है उनको, क्योंकि उसका इलाज यही है। देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया, उसके अलावा भी इनको मार पड़े जाए, अंदर आते हैं। 3 महीने की एवरेज लाइफ है टेररिस्ट की जो इंडिया में आता है, बाहर से भारत में घुसता है। तो वो बंद तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेररिज्म को तो खत्म कर सकते हो, टेररिस्ट को खत्म कर सकते हो, आइडियोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। और आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज है, बिजनेस है, जिसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, बैकिंग चाहिए होती है। आप बैठ के हु हा करते रहो तो कोई नहीं सुनता। उस मस्जिद में, उस मंदिर में ही लोग ज्यादा आते हैं जिसका रख रखाव ठीक हो, जहाँ प्रसाद अच्छा मिलता हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। या फिर आपने आपको इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया एज ए मुल्ला कि आपको लोग सुनने आते हैं, तो उसके पीछे एक मार्केटिंग टीम होती है। आप तो मीडिया के प्रोफेशन से आपको पता ही है कि दिखता क्या है, होता क्या है। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। वो पैसा और सपोर्ट कहाँ से आती है? तो वो एक जो स्ट्रक्चर बना रखा है, बिकॉज आप देखिए ये जो आपने बात की लाल मस्जिद की, ये जो मुल्ले थे आज तक क्या करते थे? इन्होंने अपने अपने राज्य बना रखे थे पाकिस्तान के नीचे अंदर, फिefdom जिसको कहते हैं, बड़े राज्य के अंदर एक अंदर अपना राज्य अनऑफिशियली। किसी को थ्रेट दे दी, किसी को एक्सटॉर्शन कर ली, किसी को उड़वा दिया, किसी को उठवा लिया, जो लड़की पसंद आई उठा ली, तो क्या था ना, राज चलता था। अब इनको क्या लग रहा है कि हालांकि वो मुल्ले भी जो कि जिन्होंने कभी भारत में कभी आतंकवादी नहीं भेजे, वो भी जिनका लोकल अपने एक डॉन है जो, अब उनको लगता है कि भारतीय सेना अंदर आ गई तो उनकी तो सारी पूरी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और साम्राज्य खत्म होने के पीछे कौन दिखता है? मुल्ला मुनीर, जिसने इतनी घटिया किस्म की स्पीच, उसको आप वर्चुअली, वो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है, ये पूरी दुनिया जानती है, जो भी चीफ होता है। किसी भी हेड ऑफ स्टेट के मुंह से ऐसी वाली घटिया बातें, और जब उसकी अपनी फौज में हिंदू सैनिक हैं, और ये उठ के कहे कि हिंदुओं के खिलाफ हम उनके साथ रह नहीं सकते, हम तो ये है वो है। तो जब ये सारा आप देखते हैं, तो अगर आप जब ये समझते हैं, मोदी जी का जो पहला स्टेटमेंट था कि मैं जड़ ढूंढूंगा, खोजूंगा और जड़ तक उसको उड़ाऊंगा, तो फिर ये होना ही था। हाँ, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने पहले भी किया कि कन्वेंशनल होगा, सर्जिकल टारगेटेड अटैक होगा, या फिर न्यूक की तक बात जाएगी। उसमें ये होता है ओंकार जी कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो कर सकते हो, उसके बाद कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके जब आपको दुश्मन पागल हो, बेवकूफ दुश्मन। बेवकूफ दुश्मन बड़ा खतरनाक होता है। समझदार दुश्मन एक अच्छा दुश्मन माना जाता है, कहते हैं ना, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। ये आई थिंक पिछले 3 दिन में ये मुहावरा मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ये जो मॉक ड्रिल की बात है, ये दर्शाती है कि हमारी लीडरशिप खुद इसको कितना सीरियसली ले रही है। और देखिए, जब लड़ाई लगती है ना, हमारे देश में 50% से अधिक लोग कह रहे हैं कि लेट हो गए, अब तक घुस जाना चाहिए था, ठोक देना चाहिए था। जब आगे से जब शुरू होगा ना मुखार्जी, और जब डेड बॉडीज आनी शुरू होती हैं, जब किल्लत पड़ना शुरू हो जाती है, दूध और प्याज टमाटर नहीं मिलता, रोड्स बंद हो जाती हैं, मिलिट्री कॉन्वॉयज को प्रायोरिटी मिलती है, ट्रेन्स बंद हो जाती हैं, किसी ने किसी शादी है, किसी ने ऑपरेशन कराने के लिए जाना था, फ्लाइट्स डाइवर्ट होंगी, तो कष्ट भी बड़ा होता है। तो मॉक ड्रिल का, बाकी तो मैं सब समझ हमें आती है कि तैयारी करना, हमें साइकोलॉजिकली तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब आप मॉक ड्रिल करेंगे, जब देखेंगे हुटर बजता हुआ, साइरन बजता हुआ, तो आपको देश की साइकोलॉजी को सीधा करना, बहुत अलाइन करना बहुत जरूरी है। और मैं पूरे नंबर देता हूँ इस लीडरशिप ने जिसने इसके बारे में सोचा। आपको याद होगा, जब आपने पढ़ा होगा, 62 की लड़ाई में लोगों ने अपने गहने तक निकाल के दे दिए थे, ये फौज में कुछ नहीं था उनको देने के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, क्योंकि 62 की लड़ाई अगर आपको याद हो, 2 टुकड़ों में लड़ गई थी। पहला फेज हुआ, फिर गैप आया, फिर दूसरा फेज हुआ। तो पहले फेज में इतनी बर्बादी हो गई हमारी फौज की, क्यों? तैयारी थी नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन जैसे आपको पता है, हिस्ट्री की बातें हैं। तो लोगों ने घरों का सोना तक आके डोनेट किया कि इसको पिघलाओ, बेचो, जो करना करो। वो चीज हिस्ट्री से शायद वो लेसन लेके आज की सरकार ये कर रही है कि लोगों की सोच अलाइन कर रही है कि भाई मुश्किल समय आएगा, और हमें उसको उसको निभाना पड़ेगा, बिना रोए, बिना चीखे। क्योंकि जितना शोर आज हम मचा रहे हैं कि छाती पीट रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वही लोग उनको बड़ा कष्ट होगा उस टाइम। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमने
जब उन पे स्ट्राइक करनी है, जिस भी रूप में करेंगे, जब मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हमेशा मतलब जब से 22 अप्रैल के बाद, कि बेस्ट सीन तो ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन में, जैसे पानी की फ्रस्ट्रेशन है, ट्रेड की फ्रस्ट्रेशन है, शिप्स नहीं आ रहे, ओवरनाइट फ्लाइट्स नहीं आ रही, उसका रेवेन्यू बंद हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा गलत कदम उठाता है। 71 में भी इसने किया था वॉर डिक्लेयर, 65 में भी इन्होंने किया, 47 48 का तो सबको पता है, और 99 में भी शुरुआत इन्होंने हमारे सौरभ कालिया जी, जब कैप्टन कालिया साहब को पकड़ कर जब नाखून, तो लड़ाई शुरू हो जाती है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब किसी देश के अफसर जवान को पकड़ो और उसको टॉर्चर करो, उसको मारो अपने हमारे ही इलाके के अंदर, तो लड़ाई शुरू हो गई। उस ट्रेंड को देखते हुए मुझे तो ये उम्मीद और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये बेवकूफ़ी करे, और फिर जितना ये हम पे करने की कोशिश करे उसको तो हम संभाल लेंगे। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा, आपको दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो हमारा एयर डिफेंस का कवर है वो टर्की तक है। कल को टर्की से भी जहाज उड़ के हमारी तरफ आएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो तैयारियां पिछले 10 साल में की हैं सरकार ने, ये अभी उसका हमारे देश को समझ आएगी। तो उसमें क्या होगा कि वो अगर हमें एक मारता है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 मार सकते हैं, फिर हमें पता है कि हमने कितना मारना है। अगर उसने वो नहीं किया और एक स्टेज आ गई जब हमें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब करना ही है, तो फिर गवर्नमेंट को एक लेना पड़ेगा। उसके बाद रिटेलिएट कैसे करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिटेलिएट करेगा, उसको हम रोक लेंगे तो फिर शायद वो घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि कॉमन सिटीजन से लेके हमारी फोर्सेस को तैयार कर रही है, और उसी तरीके की प्रिपरेशन हम तैयार हैं। अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी हम तैयार हैं, लेकिन मेरा लगता है और मानना है कि शायद कन्वेंशनल वॉरफेयर ना हो, लेकिन आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं होगी, बस ऐसा वैसा नहीं, बैडमिंटन की तरह नहीं, जरूरी नहीं है। हालांकि हम बैडमिंटन खेलना चाहेंगे, पर हो सकता है अगला हॉकी खेलने पे आ जाए। तो तैयारियां फिर उस तरीके की जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बाद में समझ आएगी। जी मुझे तो कोरोना काल का याद आ रहा है। मोदी जी ने एक दिन के लिए लॉकडाउन किया था, लोगों को टेस्ट करने के लिए कि वो मेंटली कितना तैयार हैं इसके लिए। जी और जब वो एक दिन पूरा देश बंद हो गया पूरी तरीके से, तो इसके शायद दूसरे तीसरे दिन उन्होंने फुल फ्लैश लॉकडाउन घोषित किया था। तो ये जी मॉक ड्रिल भी एक तरीके से लोगों का जो एक थर्मामीटर होता है उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है कि देश जो है मेंटली कितना तैयार है। बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो आपने आफ्टर इफेक्ट्स बताए कि जिस तरीके से 62 में भी, 65 में भी, 71 में भी, कारगिल के समय भी, कारगिल के समय मुझे याद है 526 जवान जो है वो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब उनके शव घरों को आते हैं तो वो एक अलग ही मंजर होता है। बहुत सारे लोग तो हिल जाते हैं और तब समझ में आता है कि एक्चुअल में युद्ध कितने विनाशकारी होते हैं। किसी के भाई चले जाते हैं, किसी के पति चले जाते हैं, किसी के पिता चले जाते हैं, तो किसी का बेटा चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, लेकिन मजबूरी भी होती है। अजय जी जी, जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर फुल फ्लैश ये युद्ध छिड़ जाता है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसका मतलब ये है कि जड़ों पर प्रहार किए जाएंगे, और वो जड़ें केवल आतंकवादियों के सरगना नहीं है, उनके हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि वो रावलपिंडी भी हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या होंगे और कितने आगे तक ये चीजें बढ़ सकती हैं? ओमकार जी, दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी करे और फिर हम उसको इतनी ज़ोर का जवाब दें, जस्टिफाइड जवाब ना, कि शुरुआत उसने कर दी, कि फिर एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं है कि टेरर हेडक्वार्टर्स वगैरह को निशाना करेंगे। शायद ऐसे दिखाने के लिए कर दें, क्योंकि वो उसमें कोई होगा नहीं। मेरा अपना जो मानना है कि मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की पूरी नेवी हम तबाह कर दें, बिकॉज़ पाकिस्तान की पूरी नेवी को हम 2 घंटे के अंदर तबाह कर सकते हैं। वो इतनी छोटी नेवी है और वहाँ पे हमारा डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारी और उनकी ऑलमोस्ट डबल डबल का फ़र्क है। लेकिन नंबर से एक चीज़ होती है और डिप्लॉयबिलिटी एक, जैसे पहाड़ में आपके पास 1000, कारगिल था ना, हज़ारों सैनिक हमारे नीचे खड़े थे। रास्ता ही इतना चोटी पे जाने का पतला सा एक धार के ऊपर से था, तो कितने लोग जाएँगे? तो डिप्लॉयबिलिटी, आमने-सामने आप कितने लोगों को ला सकते हो, मैटर करता है।
तो वहाँ क्या होता है कि टेरेन हमारी ऐसी है कि आज आकर फिर चाहे आपके पास 50% आर्मी है, दूसरे के पास आपसे डबल है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं वो पैरिटी सी आनी शुरू हो जाती है जगह जगह में। लेकिन नेवी में हमारा एक तो इलाका खुला है, कोई टेरेन का प्रॉब्लम नहीं है, समुद्र है, समुद्र के लड़ने के लिए तैयार है, और हमारा डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है। उनकी नेवी हमारे सामने खड़े नहीं, कुछ नहीं हो सकती। तो अगर हम उनके नेवी में प्रहार करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगले 15 साल के लिए आपको अरबियन सी में मछली भी पकड़ने जाना है तो कोई रोकने वाला नहीं पैदा होगा। नेवी द्वारा बिल्ड करना, आज की बड़ी की बड़ी सुपर पावर भी नेवी बिल्ड करने से पहले सोचती है, बहुत एक्सपेंसिव चीज है। आप हमें देखिए, हमारा तीसरा जहाज अभी आना है, एयरक्राफ्ट कैरियर आना है नहीं आना है, वो डिबेट चलती है। रावलपिंडी श्योर इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे इनके सीनियर ब्रास बैठा हुआ है, ISI के जो ठिकाने हैं, तो ये, और अगर एक बात उसके ऊपर निकल जाती है तो फिर जहाँ पे इनके F-16 पार्क है आज ग्वादर में, तो मेरा अपना जो असेसमेंट है कि अगर हम पे प्रहार होता तो हम शायद इसके जवाब में ऐसे वाले टारगेट को उड़ाएंगे। दूसरा ये कि अगर हम प्रहार करते हैं तो अगेन मेरा फिर सेम स्टैंड है कि कोई फायदा नहीं कि आप खाली बिल्डिंग पे, खाली मदरसे पे बम फेंको। तो जब मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने जड़ काटनी है, तो नेचुरली डिफेंस फोर्सेस जो पाकिस्तान की, उसको न्यूट्रलाइज करना है। और उसमें को न्यूट्रलाइज करने के, इससे पहले कि हम टैंक के बदले में टैंक मारें, जहाज के बदले में जहाज मारें, उनकी जो लीडरशिप है, जिसने एक कल्चर पैदा किया पाकिस्तान के अंदर जिहादिज्म का, क्योंकि जनरल जिया से पहले का पाकिस्तान और जनरल जिया के बाद का पाकिस्तान बड़ा क्लियर कट दो भागों में दिखता है। ये नहीं कि पहले हमारे दोस्त थे, पर पहले उनकी एज ए स्टेट पॉलिसी नहीं थी कि हमारे अंदर आप 1000 कट्स और प्रॉक्सी करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जो हमारी टारगेटिंग होगी किसी भी हालत में, वो होगी मिक्स ऑफ इरेगुलर जो जो जिहादी हैं और जो इनके ऑफिशियल ठिकाने हैं। अगर हो गया कन्वेंशनल जो आपका, उसके बाद जो नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, आप शुरू तो कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। कन्वेंशनल में ऐसा है कि पाकिस्तान जब फ्रस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश करेगा, हम उसको रोकेंगे, तो ये वॉरफेयर दुनिया में एक तरीके से लड़ा जाता है कि जब कोई आता है आप उसको कंट्रोल करते हो और उसको पीछे से हुक करके मारते हो। तो उसमें क्या है कि हमारी फौज जब अंदर जाएगी, अगर वो हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करेगा, उसको ब्लॉक करने की, तो हमें उसमें कोई शक ही नहीं है कि ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे कोई डाउट ही नहीं कि अंदर ना आए। तो अब जब आप उसके अंदर घुसोगे, तो मुशर्रफ की एक डॉक्ट्रिन होती थी कि जब भारतीय फौज अंदर आ जाएगी, खास करके उसने जो डेजर्ट है, चोलिस्तान, जैसलमेर के सामने वाला, नीचे सिंध के इलाके का, तो उसमें उसका ये पॉलिसी थी कि अंदर आने दो, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे भारत के ऊपर। और ये बोलूंगा मैं कि भाई हमने अपने देश के अंदर किया है, हमने कौन सा भारत की भूमि पे किया है। तो भारत लाचार हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। उसकी उसकी पॉलिसी के ऊपर, उस डॉक्ट्रिन के ऊपर हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की, और हमने कहा कि हमारी फौज पे दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और तीसरा वाला क्या होता है, कौन में माइंड, ऐसी स्ट्राइक होती है, तो हम लोग उसको अपने देश के ऊपर स्ट्राइक मानेंगे, और फिर हम उसको रिप्लाई करने का पूरा हक मानते हैं। इन एनी केस ऑफ फर्स्ट नो फर्स्ट यूज वाली जो थ्योरी वेरी है, वो हमारी अपनी डॉक्ट्रिन थी, हमने किसी के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। वो भी आपसे ये मान के चलिए कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर अमल करें। तो अगर उसने ये हिमाकत कर दी कि हमारी किसी टुकड़ी के ऊपर इसने अगर ये न्यूक मारने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट बड़ा क्लियर है, फिर पाकिस्तान नक्शे पे नहीं बचेगा। वो, उसमें किसी को शक नहीं है, ना उनको शक है ना हमें शक है। अगर हमारे किसी टुकड़ी के ऊपर 100 लोगों के ऊपर भी अगर उसे छोटा न्यूक मारा जो 1-1.5 किलोमीटर का होता है, तो वो आप ये मान के चलिए कि हाँ, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो वो खत्म है। अगर हम स्लॉग मैच में चले जाते हैं, आमने सामने की लड़ाई में, तो आई थिंक भारत कोशिश करेगा कि जो हमारा अपना इलाका POJ के, हम उसको छुड़ाएं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो इस टेरेन की प्रॉब्लम क्या है, जोरी पुंछ का जो इलाका है, पहाड़ी के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद पहाड़ी। अगर आपको सिर्फ चलना ही है, तो आप एक दिन में बड़ा तगड़े हो तो पहाड़ों में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाओगे। और अगर आपको लड़ते हुए जाना है, तो आप मान लीजिए कि कितने कितने दिन लग जाएंगे एक पहाड़ी क्लियर करने में। उसके बदले में अगर थोड़ा ऊपर जाते हो आप लद्दाख में, तो तुरतुक के आगे जो स्कार्दू की तरफ जा रहा रास्ता, शुरू में उसमें भी पहाड़ है, लेकिन वहाँ घाटियां हैं, और जो आना जाना वो घाटियों के अंदर है। तो 2 या 3 क्रश तोड़ने के बाद फिर हमारे को एक फ्री रन मिलेगा, और वहाँ की पॉपुलेशन एज इट इज पाकिस्तानियों के खिलाफ है। और वो इलाका है जो जाके रुकता है गिलगित में, और जो हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि अगर अब सैनिकों को आहुति देनी है, देनी पड़ती है, ऐसे ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो मैं अपनी फोर्स वहाँ पे लगाऊंगा, नेवी तबाह करूंगा साउथ में, और नॉर्थ में मेरा ये होगा। कल आपने चिनाब का पानी रुकता हुआ देखा,
मैं मेरी किस्मत है कि मैंने चिनाब का जहाँ शुरू होता है, चंद्र और बगा 2 मिलते हैं, वो सूर्य कुंड है जहाँ, मैं वहाँ भी गया हूँ, और जहाँ पे चिनाब पाकिस्तान को एंटर करता है, हमारी बाउंड्री का एक हिस्सा है बॉर्डर का पाकिस्तान के साथ, जो पानी में है, जो चिनाब के पानी के बीच में है। तो अगर आप जैसे कल पानी रोका, अगर इधर पानी भारत फिर रोकता है, तो जो चिनाब को क्रॉस करने के लिए जो हमारे टैंकों के आगे जो अपना ही एक ऑब्स्टेकल था, वो खत्म है। फिर हमारा जो सामने इनका जो मीरपुर कोटली का जो इलाका है, कोटली नहीं, मीरपुर भिम्बर का, उसमें हमारी टैंक की फौज अपनी मर्जी से पानी बंद करके जा सकती है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों में मार पाकिस्तान को पड़नी है। जितना वो बढ़ाएगा उतना पिटता चला जाएगा। संक्षेप में अगर हम ये कहें कि थप्पड़ खा के चुप करके बैठ गया, छोटा सा ऊँ किया तो शायद बच जाए। अगर वो सोचेगा कि थप्पड़ खा के मुक्का मारने की कोशिश करेगा, कन्वेंशनल पे आएगा, तो फिर ये जितने हमारे कुछ बिके हुए एक्सपर्ट्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाइना बीच में आ जाएगा, टर्की बीच में, उसकी बाद में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। ओम जी, आपने भी दुनिया देखी है। सही बात। जी। और चीन ने तो पिछला युद्ध कब लड़ा था, जो वो पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ेगा आकर के, और चीन वो ने वहाँ चीन ने युद्ध वियतनाम लड़ना होता ओम जी तो वियतनाम वो से बलवान भी वो पिट पिट गया पिटा है। करके भागा था। चीन ने अगर युद्ध करना होता तो गलवान में उसको एक मौका मिला था, वो सही कर बात। लेता। चीन क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है युद्ध करने की, हिमालय जो है, हम हिमालय के पुत्र हैं, वो नहीं है, हिमालय पुत्र हमारे देश में बसते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान को लड़ा रहा है। मेरा तो 100% यकीन है कि पहलगाम का पूरा प्लान, आसिफ मुनीर की, मुल्ला मुनीर की स्पीच, और उसके बाद जो गिदर बब की चल रही है, और जो वहां से मिसाइल्स यहाँ आ रही हैं और वो सपोर्ट कर रहा है, ये सारा चाइनीज प्लान है। पाकिस्तान उजड़ा हुआ देश है ना, पॉलिटिक्स है, जैसे आपने कहा, जैसे पार्लियामेंट में कोई रजामंदी नहीं, पार्टी लीडरशिप में कोई रजामंदी नहीं। वो आज डीजल मुलाना उठ के चला गया छोड़ के, कहता तुम सीरियस ही नहीं हो, भारत हमें पानी से मार रहा है, तुम सीरियस ही नहीं हो। नो बडी सीरियस, नो बडी कौन सा, अमेरिका थोड़ी सीरियस होगा, वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोल रहा था। तो ऐसी हालत में एक देश जब टूट रहा है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हीरा मंडी है, वो अपने आप को ऑफर करती है कि आओ पैसे दो, हमें रेंट करो और जो करवाना करो। तो चीन के लिए सबसे अच्छी बात तो ये ना कि दूसरे के देश में लड़ाओ। कोई ये कहे कि चीन उठ के लड़ने आएगा बंदूक उठा के, तो फिर उस दिन ओम जी, उसके बाद शायद मैं पॉडकास्ट पे आना बंद कर दूंगा। हमारी चीन के साथ सही। अलग हो जाए, बात अलग है। पाकिस्तान को बचाने चीन आएगा इस आस्किंग पर। हाँ, इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, अम्युनिशन देगा, बकवास करेगा यूएन में, दैट्स इट, लड़ने नहीं आएगा। और अजय जी, ये जो दो चीजें कही जा रही हैं कि हाजी पीर को वापस ले लिया जाए, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, आतंकवाद को भी, घुसपैठ को भी, और पाकिस्तानी सेना की तमाम गुस्ताखियों को रोकने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो मामला केवल यहाँ तक सीमित रहेगा, हाजी पीर तक? फिर तो पूरा पीओजे के ही क्यों ना कब्जाया जाए और ये किस्सा ही खत्म किया जाए। हाँ, दूसरी दिक्कतें हैं। आप खुद कह चुके हैं मेरे प्रोग्राम में कि हमें वहाँ की पॉपुलेशन नहीं चाहिए, ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो ये राय जाहिर करने वाले भी अब हैं, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल तो ये टंटा खत्म करना है। जी, अगर आप हाजी पीर पास ले लेते हैं, जो कि मैं मानता हूँ लेना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, 65 की घुसपैठ, और उसके बाद जब से टेररिज्म शुरू हुआ उसकी घुसपैठ, हाजी पीर एक लॉन्च पैड है, जो हमने उनको फ्री में दे दिया था बेवकूफ़ी के कारण। वो पीर पंजाल के ऊपर है, और उसके बाद अगर आप नक्शा देखेंगे तो पीर पंजाल वहाँ से वेस्ट को जाता है, और फिर नीचे नीचे खत्म होना, नीचे जेलम में जाके मर्ज हो जाता है, पीर पंजाल का खात्मा है उसके बाद। तो अगर आप हाजी पीर लेते हो और उस पहाड़ी के ऊपर ऊपर से रोल डाउन करते हो पहाड़ी के साथ, तो एक तरफ उरी है आपके नॉर्थ में या राइट हाथ में, और लेफ्ट लेफ्ट हाथ में आपको पाकिस्तान का पीओजे का इलाका आता है। तो वो फिर आप उस पूरी रिच पे रोल डाउन करते हो। उसमें ये भी मैं आपको बता दूं, वीरगतियां भी लगेंगी, आहुतियां लगेंगी, लेकिन फिर वो आने वाले कितने सालों तक हमें एक शांति का करेगा। लेकिन वो, जैसे आपने पूछा, हाजी पीर सिर्फ एक जगह है, छम्ब है हमारे पास, हमारा इलाका छम्ब, जो उन्होंने हमसे लिया। फिर दर्शकों को समझना पड़ेगा 65 में क्या हुआ था, हमने इलाके लिए और वापस कर दिए, और कई जगह तो उसके बदले में कुछ लिया भी नहीं। 71 में ये हुआ था, और जब जिसमें शास्त्री साहब की मृत्यु हुई, वो कैसे हुई वो एक मिस्ट्री है।
71 में ये हुआ था कि हमने उनको कुछ भी जो लिया था दिया नहीं, ना उन्होंने हमारा वापस किया ना हमने कुछ किया। तो मुझे लगता है आने वाली लड़ाई में वो टेम्पलेट लगेगी कि अब जो जिसके पास आएगा वापस नहीं जाएगा। और उसमें क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर को चेंज करने के कुछ रिपरकशंस हैं, दुनिया रोएगी, शोर मचाएगी। पीओजेके में जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब उसने शिमला समझौता ही बोलता कि हमें मानते नहीं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम एक्चुअली दर्शकों को ये समझना चाहिए, कारगिल के युद्ध में भी अगर याद होगा तो हमारी तरफ से चढ़ाई है सीधी खड़ी और उनकी तरफ से ग्रेजुअल है। सियाचिन में भी ऐसा है। तो अगर हम 3-4-5 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं पीओजेके में, तो फिर आगे जो टेरेन है वो ओपन हो जाती है हमारे लिए। तो अगर हाजीपुर लेने जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो हाजीपुर पे रुकेंगे। फिर आप ये मान के चलिए कि ये पीओजेके का हिस्सा, हालांकि मेरी प्रेफरेंस अगर वो पूछे, मैं गिलगित बल्तिस्तान में पहले घुसने चाहूंगा, और अगर मेरे को रिसोर्सेज परमिट करेंगे तो पूरा पीओजेके वापस लूंगा। पूरे पीओजेके लेने का जो सबसे बड़ी बात ये है, पॉपुलेशन का चलो अलग पॉइंट है, जेलम फिर बाउंड्री बनती है आने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जेलम ऑब्स्टेकल है। तो जो आज हमें फेंस लगा के बैठना पड़ता है, 24 घंटे दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि जाड़ी से आ गया, नाले से आ गया, वो वाली फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। वो दरिया को क्रॉस करता हुआ आदमी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, अपनी नॉर्मल जो नाइट विजन है, उसे क्लियरली दिखता है। और जब उनको कोई अटैक भी करना पड़ेगा तो वो जो लेके सामग्री आएंगे उनको पूरे पुल वुल लगाने पड़ेंगे। तो एक बहुत ज्यादा हमें एक कहते हैं ना वार्निंग का टाइम, मतलब हमारी डोमिनेशन क्लियर हो जाएगी। और रावलपिंडी फिर 30 किलोमीटर रह जाएगा हमारे बॉर्डर से। तो जिस दिन हमारा मन करे तो कोई लंबी सी गुलेल में कोई पहलवान हमारा उठ के गुलेल से पत्थर मारे तो रावलपिंडी में गिरेगा। तो पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ जाएगा। बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। उस लिहाज से मैं बिल्कुल फेवर में हूँ कि पीओजेके लेना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये फ्लेयर अप कर गया कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो शायद हम नीचे इंटरेस्ट घुसे ना घुसे। पंजाब में घुसने का मतलब नहीं नहरें ही नहरें, नहरों के बाद नहरें, नहरों के बाद नहरें हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग वी वुड लव टू टेक पीओजेके जी। और ये कितने दिन का काम है भारत के लिए? हालांकि इस तरह की घोषणा करना या पूछना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन जी अगर हम आ गए, अपनी पर आ गए और फुल फ्लैश हमने ये तय कर लिया कि युद्ध सही एक बार, ये बार बार की इनकी बदतमीजियों से छुटकारा पाने के लिए नुकसान होगा, लेकिन इसको कर ही लिया जाए, बहुत हो गया। 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है कि जी। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। तो अगर ये करने का इरादा मोदी सरकार ने कर लिया, जिसकी तैयारी चल रही है, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा और कितना समय इसमें लग सकता है? समय तो आपने बिल्कुल खुद ही कहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको दर्शकों को ये थोड़ा अगर याद होगा, कारगिल के टाइम पे हम लोग, मैंने जैसे कहा सबसे टफ टेरेन हमारे अंदर है। तो अपने टफ टेरेन को खाली कराते कराते ऑलमोस्ट 1.5-पौने 2 महीने का टाइम लगा था हमें एलसीबी पहुंचने के लिए। हालांकि उसके बाद क्या था, अगर हम चलते रहते, जैसे कर्नल चुआंग रिंचन साहब थे 1971 में तुर्तुक पहुंचे, और अगले दिन उनको स्कार्दू जाना था। और स्कार्दू में लोग वो व्हाइट खटक जो लद्दाख में पहनाते हैं वेलकम, वो खड़े थे तैयार कि अभी भारतीय सेना आएगी, हम उनको पहनाएंगे, और सीज फायर कर दिया गया पीछे से। तो तुर्तुक के आगे भी अगर आप देखेंगे, और इधर जो मैं कह रहा हूँ हाजीपीर के इलाके में देखेंगे, उरी के सामने देखेंगे, तो माउंटेन्स में, माउंटेन्स के कहावत है फौज में कि माउंटेन्स ईट ट्रुप्स, जवानों को खा जाते हैं। मतलब जहां आपको 2 बंदे काम करने, वहां आपको 10 लगाने पड़ेंगे, कैजुअलिटीज भी होती हैं। लेकिन फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिस स्थिति में, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा, इनकी जो सबसे फाइटिंग फोर्स, जो सबसे फाइटिंग तगड़ा कंपोनेंट था, वो इनके पश्तून्स थे और बलोच थे। सिंधी तो वैसे फौज में बड़े कम है, और पंजाबी जो है वो फौज में आते हैं बेसिकली ऐश करने और रेप वेप करने, और जो लोग करते हैं। तो उसको भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा कि एक वीक पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं जो 99 का पाकिस्तान है। तो अगर हम प्योरली पहाड़ों की बात करते हैं तो महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो नेचुरली फिर भारत पर प्रेशर डालेगा इनके पंजाब पे। जैसे आपको 65 का अगर याद होगा, जब इन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठिए डाले थे और अखनूर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने जगह लाहौर के ऊपर दबाव बोल दिया था। उससे क्या होता है कि अभी देखिए कल क्या हुआ है, इनकी एक पूरी कोर बलूचिस्तान से उठी है और हमारे पंजाब वाली बॉर्डर की तरफ आई है। स्ट्राइक कोर है उनकी, जिसका काम है भारत के अंदर दिल्ली में चाय पीना लाल किले पे, उसका वो एम है। पीछे बलोचों ने मारना शुरू कर दिया। तो बलोचों को फैक्टरिंग करिए, पश्तूनों को फैक्टरिंग करिए, डिससेटिस्फेक्शन फैक्टरिंग करिए, वो देख के लगता है कि
कल ही हम बात कर रहे थे, अभी बोलने गलत बोलना नहीं चाहिए, अभी कल को कोई कोर्ट करेगा कि अगर आमने सामने की लड़ाई पंजाब के नीचे, शायद पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। 4 या 5 दिन की लड़ाई है पंजाब के नीचे। पहाड़ों में कहना बहुत मुश्किल है ओम जी। पहाड़ों में क्या होता है कि एक एलएमजी सही जगह लगी और जो बंदा जो मरने मारने पे आ जाए कि मैंने नहीं यहाँ से हटना, तो फिर आप समझ लो कि उस एलएमजी को खत्म करने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं कई बार, क्योंकि टेरेन ऐसी है, आपको बेनिफिट मिलता है हाइट का। आप कठुआ के नीचे भी क्या, जम्मू के नीचे की तरफ कच्छ तक आमने सामने अगर भिड़ गए, तो पाकिस्तान का जो अमनीशन का स्टेट है, जो उनका पेट्रोल डीजल का स्टेज है, जो उनकी फौज का मोरल का और लीडरशिप की प्रॉब्लम है, और जो लोकल, जैसे आपने कहा कि लोकल बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी लड़ाई में किसी भी जगह पे। अगर यही कश्मीर पीओजे के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा अपने लोगों को कि तैयार हो जाओ, जैसे भारतीय फौज आएगी हम सारे भाग के पाकिस्तान चले जाएंगे, तो वो जनसंख्या वाला भी छुट्टी हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए। तो 4 दिन इधर, महीना 1.5 महीना इधर, और डिपेंड करता है हम कहाँ जाते हैं कैसे करते हैं। तो ये मैं एक रेंज दे रहा हूँ आपको, रेंज ये है। अब बीच में कहाँ बात रुकती है वो भी समय ही बताएगा। और ये जो बकवास की जा रही है कई स्तरों पर, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम एटमी ताकत हैं, ये बेहूदगी कर सकता है क्या पाकिस्तान? एक बेवकूफ दुश्मन कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप हम सबको पता है कि उसके परमाणु के ऊपर सुपरविजन अमेरिका की है। सबसे ज्यादा चिंता तो अमेरिका को है परमाणु को यूज, परमाणु हथियार हिस्टोरिकली सिर्फ अमेरिका ने यूज किए हैं, और ये बने इसलिए थे कि आप इनको यूज ना करें, इनको आप अपने बच बचाव के लिए रखें। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि पूरी दुनिया में उतनी न्यूक्लियर शक्ति नहीं है जितनी हमारे पड़ोस में, 3 इकट्ठे हैं एक ही लाइन में, चाइना पाकिस्तान, बाकी कहीं ऐसा सीन नहीं है। तो एक समझदार दुश्मन कभी यूज नहीं करेगा, बट एक फ्रस्ट्रेटेड दुश्मन और जिहादी माइंड वाला दुश्मन, क्योंकि देखिए आपको ये पता है, आसिम मुनीर को ये पता है कि लड़ाई का जो भी ठिकरा कटे, नुकसान जो पाकिस्तान को होगा उसका सारे का सारा ठिकरा आसिम मुनीर के सिर पर फटेगा, अगर वो जिंदा रहा। अगर भाग गया तो बात अलग है, भागा तो भी किताबों में लिखा जाएगा उसे मरवा दिया पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान टाइप स्टोरी लिखी जाएगी। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, तो न्यूक रूल आउट नहीं कर सकते। हमारे जैसा देश कभी भी न्यूक को यूज नहीं करेगा जब तक हमें मजबूर न किया जाए, वो तो क्लियर है। फर्स्ट यूज का मतलब नहीं, हम सिद्धांत की बात है, वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें दो उसको चीजों से टकराना पड़ेगा हमारे हमसे पहले। एक अमेरिका का जो सुपरविजन है, और दूसरा जो इसराइल को इसका खतरा है। इसराइल को बड़ा एक एप्रीहेंशन है, और इसराइल की एप्रीहेंशन बेसिकली अमेरिका की एप्रीहेंशन है। तो ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, पर मुझे लगता है कि वही होगा जो मैंने सिचुएशन पेंट की, कि अपने टेरिटरी के अंदर जब हमारी फौज अंदर घुसी, अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर अगर हो गया, वहां ये कुछ करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर लॉजिक ये कहता है कि उसको स्ट्राइक करनी चाहिए दिल्ली के ऊपर, न्यूक्लियर स्ट्राइक आएगी दिल्ली के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर, जामनगर रिफाइनरी के ऊपर, उसने जम्मू सिटी पे थोड़ी न्यूक मारना है। तो यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है हमारा काफी अच्छा है, बट ऑफ कोर्स जब वो हवा में भी फटता है न्यूक, उसको काउंटर भी करेंगे तो उसका इफेक्ट रेडियो एक्टिविटी का होता ही है। बट उसके बाद ये फिर पाकिस्तान खत्म है। और ये जो कौम सो कॉल्ड शहादत लेके और हूरों के पास जाना चाहती है, ऐसी कौम को आप ये नहीं कह सकते कि वो सुसाइड वाले पाथ पे नहीं जाएगी। सुसाइडल टेंडेंसी है न्यूक यूज करना, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। गलत होगा ये कहना कि नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए, बट ये मैं बता रहा हूँ, ये कौम थोड़ी सी हूरों वाली कौम है ना, तो ये एक टाइम पे आके ये भी डिसाइड करते ठीक है, मरना मारना सब देखी जाएगी। तो ये है न्यूक्स का मेरा विचार इनके बारे में। और अगर ये सब शुरू होना ही है तो ये कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये शुरू होगा? मुझे तो लगता है ओम जी कि हमें और 15-20 दिन कुछ नहीं करना चाहिए। ये कुछ करना, कभी पानी खोल दिया, कभी पानी रोक दिया। हर वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी अपनी बैरक से बाहर है, उनको मोबिलाइज करने में 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, शिफ्ट करने का बॉर्डर में। आज एक एस्टिमेट में पढ़ रहा था कि दिन का जो एडिशनल खर्चा है, जो फौज का पहला खर्चा है वो तो चल रहा है, जो राशन पानी पे तो वही है। अभी जो बॉर्डर पे फौज डिप्लॉयड थी पाकिस्तान की, $100 मिलियन पर डे का खर्चा है। $100 मिलियन पर डे। तो हर वो दिन जब आप उनको गेस करते हुए छोड़ के अब आया अब आया अब आया, एक तो उनकी साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जब वो बैठे हुए आपको पता नहीं कब कहाँ से आने वाला है। दूसरा, उनके 2 फाइटर जहाज बर्बाद हो गए उड़ते उड़ते ही। तो लोग कहते हैं कि देखो जी चाइना से हथियार आ जाएंगे, टर्की से हथियार आएंगे, वो तो आने ही है। और
उनको अब चाइना ने ऑलरेडी काफ़ी हथियार भेज रखे हैं अंदर। इसका वो एक साइड इफेक्ट है कि लॉन्गर वेट मीन्स उनको आगे पीछे से टूट-फूट कुछ ना कुछ, अब चाइनीज़ हथियार कितने रिलायबल हैं वो तब लड़ाई में देखेंगे। लेकिन ये वेट करा के ना, और इन पे जो फाइनेंशियल ड्रेन, उस फाइनेंशियल ड्रेन का देखो, अब कराची स्टॉक मार्केट टूट रही है, हमारी मार्केट रिकवर कर रही है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट टूटी हुई है इस टाइम। तो कराची का और बॉम्बे का आप कंपेयर करें तो हम दो अलग पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो उस देश की बर्बादी हो, हर दिन उनको इतना महंगा पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम आराम से बैठें, ये खेल खेलते रहें, कभी कुछ बैन लगा दिया, कभी पानी छोड़ दिया, कभी पानी रोक दिया, ये कुछ चलता रहे थोड़े दिन और जैसे हमने अपनी ड्रिल करनी है, मॉक ड्रिल, और इसको 2-3 बार करें, देश को तैयार करें, और तब तक उनकी बेचैनी भी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, और मुझे लगता है वो गलती करेगा। और वो गलती अगर कर गया तो उसका तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो गलती करे, फिर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं तो कोई डेडलाइन तो नहीं कहूँगा, पर ये भी नहीं है कि हम मानसून्स के तक बैठे रहेंगे और जुलाई के एंड तक, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो मई में कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, मैक्सिमम जून में भी, बिकॉज़ मानसून आने के बाद फिर हमारा यहाँ कैंपेन सीज़न खत्म हो जाता है। फिर आप पंजाब वगैरह में नीचे नहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते बरसात में, ना वो लड़ सकते हैं, ना हम लड़ सकते हैं। तो उसका ये मतलब है कि फिर हम मानसून्स का वेट करते रहेंगे, पूरी फ़ौज हमारी भी बैठी हुई, पूरी फ़ौज उनकी भी बैठी हुई, एंड फिर उसके बाद जाके, और उसमें फिर एक प्रॉब्लम और आती है ओमकार जी की, कल आप देख रहे हो फार्मर प्रेस शुरू हो गया, परसों ये जो हमारे अंदर वाले हैं, ये कीड़े कहाँ-कहाँ से निकलने शुरू करेंगे, तो एक एक लिमिट के आगे डिले भी शायद सरकार ना करे। सो मई में मेरे को लगता है कि मई के अंदर-अंदर कोई ना कोई पटाखा चल जाना चाहिए। कहना, जी, जी। अदरवाइज़ कहना मुश्किल है। ठीक है। अजय साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ओमकार जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।